हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में। जैसा कि बच्चों, हिंदी की क्लास कई टाइम से हुई नहीं है और आज क्योंकि मैंने वर्णमाला करके डाला था होमवर्क पे, तो आज आपको वर्णमाला पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था और वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और वो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। तो आज हम इसी को आगे करेंगे, उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये चीज़ें पढ़ाई थी, ह्रस्व स्वर, ये चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। तो आज शुरू करेंगे हम व्यंजन वर्ण से। ठीक है, हेडिंग डालेंगे व्यंजन वर्ण, उसी का पार्ट है, उसी से आगे कंटिन्यू होगा ये। व्यंजन वर्ण, ये हेडिंग रहेगी आपकी। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, यानी कि व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं जिनका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, हम व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व पहला पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि आजकल जो पूछने का तरीका है वो यही है कि वो बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण या व्यंजन के दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यह बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ए बी सी सत्य है, या ए सही बी गलत, या ए बी सी सही है डी गलत है। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, तो तभी मैं ऐसे पॉइंट लिखा रहा हूँ। ठीक है, और क्या है दूसरा, क्या बन जाएगा, व्यंजन, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से, बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक हो गया। अगला पॉइंट बन जाएगा इसी में, देखो, व्यंजन वर्णों की जो मूल संख्या है वो 33 है और इनकी जो टोटल संख्या है वो है 39। ठीक है, इसका भी बताता हूं कि 6 कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, तो पहले पॉइंट लिख लो, मूल स्वरों की संख्या, सॉरी, मूल व्यंजनों की संख्या, मैंने स्वर बोला होगा शायद। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्या हो गया मुझे, 33। ये ध्यान रखना, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन 33। ठीक है, और कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे आपके, 39। ठीक, अब इसमें क्या है कि स्पर्शी व्यंजन अगर बोलेंगे, इसको भी लिख लो, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25। अभी सब बताऊंगा आपको। ठीक है, और मूल स्पर्शी, मूल स्पर्शी कितने होंगे, 16। ठीक हो गया, तो स्पर्शी कितने हो गए, 25। ठीक है, जिसे उदित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्शी को, इसको उदित भी बोलते हैं, उदित व्यंजन, उदित व्यंजन। ठीक है, उदित व्यंजन कितने, 25, मूल स्पर्शी व्यंजन 16 या मूल उदित व्यंजन 16। ठीक है, ऐसे भी नाम आएगा आपका। ठीक है, अब इसकी एक चार्ट बनेगा। ठीक है, मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि ये स्पर्शी व्यंजन जो मैं बोल रहा हूँ वो है क्या। ठीक है, इसका डिफाइन कर लेते हैं एक बार, स्पर्शी व्यंजन।
जैसा ही नाम से प्रतीत हो रहा है, स्पर्शी यानी कि स्पर्श करना। ठीक है, जिन वर्णों को हम क्या करते हैं, या सॉरी जिन वर्ण कह रहा हूँ, जिन व्यंजनों का क्या करते हैं उच्चारण। ठीक है, हम जीवा, जो हमारी जीव है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहेंगे, उच्चारण करते समय, उच्चारण उच्चारण करते समय समय जिह्वा का उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख के किसी न किसी भाग से, किसी न किसी किसी न किसी भाग से, या किसी न किसी भाग को लिखो, किसी न किसी भाग को स्पर्श करना। उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करना, स्पर्श करना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ किसी न किसी भाग से टच हो रही है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो मूल संख्या क्या होती है इनकी, 16 होती है, और इनकी कुल संख्या कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, और फिर व्यंजन जो हमारे संयुक्त और अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इनको मिला के बनता है 33। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो ना। ठीक है, अगर अंतस्थ ऊष्म मिलाएंगे 33 बन जाएगा, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन इनको मिलाएंगे तो तब क्या हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो चीज़ें मैंने लिखाई हैं उनको ध्यान में रखना। ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया था, व्यंजनों की मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 33। इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन भी जुड़ जाएंगे और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कुल संख्या 39, उसमें फिर संयुक्त और द्विगुण भी जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन जो मुख के किसी न किसी भाग से टच होता है जीभ के द्वारा उच्चारण करते समय, तो वो 25 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मूल की बात करें तो 16 होंगे। ठीक है, अब पहले 16 और 25 की वो कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं कैसे, देखो ऐसे एक चार्ट बनाना मेरे साथ। कंठ, पहले आएगा कंठ, कंठ। अब कंठ व्यंजन कौन से होंगे, जो कंठ से जिनका उच्चारण होता है, तो इसमें आएगा क, ख, ग, क, ख, ग, घ। ठीक है, और आ जाएगा ड़। ड़ को मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। ड़, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, ण। अब आते हैं हम फिर कंठ के बाद तालु। तालु में आएगा हमारा च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। और अगला क्या आएगा, च, छ, ज, झ, ङ। ठीक हो गया। अगला तालु के बाद आएगा मूर्धा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें क्या पता वर्ड उच्चारण में कुछ आपको अलग सुनाई दे, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा जीभ क्या है, थोड़ा मोटा है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें क्लियर उच्चारित नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ उन चीज़ों को। ठीक हो गया, तो ट, ठ, ड, ढ। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ढ। और अगला क्या आएगा, ङ। ठीक है, ङ, उत्तराखंड, ङ। ठीक है, अब आएगा अगला दंत। ठीक है, दंत। अब दंत में आएगा हमारा
त थ द थ, त थ द ध, त थ द ध। और अगला आएगा हमारा न। ठीक है, अब आएगा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ में आएगा हमारा प फ ब भ भ, प फ ब भ म। ठीक, अब मैंने ये अलग कलर से लिख दिया और बाकियों को हरे कलर से लिख दिया। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिखिए, आपके पास दो पेन होंगी, एक को ब्लैक से एक को ब्लू से लिख दीजिए। जैसे मैंने अलग कलर किया है वैसे आप भी कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कंठ यानी कि जिनको हम उच्चारित करते समय अपने गले से साउंड निकालते हैं, कंठ से साउंड निकालते हैं, क ख ग ख। अगर आप उच्चारित करोगे तो गले से आपके ओ आनी चाहिए उच्चारित। ठीक है, गले से निकलना चाहिए क ख ग घ ङ। ठीक है, वैसे तालु यानी कि जीभ का तालु से टच होना, च छ ज छ, है ना। ठीक है, मूर्धा क्या होगा आपका, मूर्धा से टच होगा जी, ट ठ ड ढ ङ। दंत, दांतों से बोलोगे, सिर्फ दांतों का ये हवा दांतों से आएगी, त थ द ध। ठीक है, और ओष्ठ यानी कि होठों से, प फ ब भ। होठ क्या होगा, जीरो आकृति या ओ टाइप का आकृति बनेगी होठों की, प फ ब भ। ठीक है, तो ऐसे क्या करोगे आप, इनको उच्चारित करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो क्या है आपका, मूल स्पर्शी व्यंजन है। ये 16 होंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और जो मैंने साइड में लिखे हैं, अगर इनको काउंट करें तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 16 में तुम 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये टोटल कितने हो गए, 25। और जो आपके क्या है, मूल है वो है 16। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब व्यंजन के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, व्यंजन के 4 भेद देखने को मिलेंगे आपको, और द्विगुण व्यंजन को अगर ऐड करोगे तो 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिएगा, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कि कितने भेद होते हैं व्यंजन के। ठीक है, तो पहला लिखेंगे आप स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन वही है जिनको उच्चारित करते समय जीभ का किसी न किसी भाग से स्पर्श होना। अब भाग का मतलब या रो दांतों से टच होगा, या मूर्धा, या ओष्ठ, या ओष्ठ में तो नहीं, या तालु, या कहीं भी मतलब मुंह के किसी न किसी भाग से टच करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब ये होता है क से म तक। ठीक है, जो हमने अभी जो तालिका बनाई वो स्पर्श व्यंजन आता है। ठीक है, वो होता है क से म तक। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, क से म तक। ये हो गई स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब इसमें मूल कितने होते हैं मैंने बता दिया, मूल होते हैं 16 और कुल होते हैं 25। अब इसकी तालिका बना दी है मैंने, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मूल 16 और इसी में तुम 9 ऐड करोगे तो 25 हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा आएगा अंतस्थ व्यंजन।
अब अंतःस्थ क्या होता है, इसमें वायु शरीर के अंदर आती है, य र ल व। अगर इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो वायु आएगी शरीर के अंदर, अंतःस्थ, अंतर यानी कि अंतर, अंदर आना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो तुम, अंतर यानी कि अंदर आना, ठीक है, चीजों का आत्मसात करना, अंदर आना, अंत, य र ल व। अगर इनका उच्चारण कर रहे हो तो हवा अंदर आनी चाहिए, य र ल व, एक झटका टाइप का लग रहा है अंदर की ओर, ठीक है। तो ये होंगे अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और अगर इसका लिखोगे तो अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन्हें उच्चारित करते समय या वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय वायु का शरीर के अंदर या मुख के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, अंदर आना या प्रवेश करना, आना, ठीक है। ये होंगे कौन कौन से, य र ल व, ते होंगे अंतःस्थ, अंतःस्थ, ठीक है। ऐसे भी मिलेगा, हलंत भी मिलेगा, बिना हलंत के भी आता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। तो ये समझ लेना, य र ल व क्या है, अंतःस्थ है, और ये कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अगला लिखोगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये चीजें याद करनी है आपने, पेपर में इन्हीं चीजों को पूछेगा वो, ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि एकदम ही वो पेपर बना देगा एकदम ही कठिन। हिंदी में मतलब हिंदी को उतना वो नहीं रखेगा, हल्का रखेगा, क्योंकि हिंदी में अब जो आयोग ने क्या कर दिया, यानी स्टार्टिंग में अगर तुम्हें सिलेबस पढ़ाया होगा, बताया होगा, समझाया होगा तो 10, अगर नहीं किया होगा तो मैं बना दूंगा इसका भी, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, जो हिंदी जो पहले पूछी जाती, 20 नंबर आता था। अब आयोग का जो सिलेबस है या जिस हिसाब से वो पूछ रहा है, तो 10 क्वेश्चन लगभग आपको, 10 से 12 मान लो, चलो 10 से 12, 14 मान लो, चलो मोटा माटी, वैसे 10 तक मान के चलो। बाकी जो बचते हैं 6 क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन, वो पूछता है उत्तराखंड और हिंदी को संयुक्त रूप से, उत्तराखंड प्लस हिंदी संयुक्त रूप से पूछता है, यानी कि देखो बोली पूछेगा, अब ये हिंदी वाला वो हो गया, बोली पूछने के बाद उसमें पूछ देगा कि शब्द या शब्दावली, जैसे पहाड़ी शब्द हो गए, ठीक है, और जैसे झंगोरा, ठीक है, मतलब पहाड़ी चीज़ें, जो चीज़ हम इनको क्या बोलते हैं, इस टाइप से नाम आएगा, ठीक है। शब्दावली हो गया, बोली हो गया, ठीक है, इसको भी मैंने टॉपिक वाइज रखा है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि 10 नंबर, 6 से 10 नंबर ये ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए तो हिंदी को हमने उतना वो भी नहीं रखना है अभी, ठीक है, हमने मेन चीज़ इन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको बढ़ाते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ दोबारा, ऊष्म व्यंजन, पढ़ने का तरीका बदलना है इस बार, ठीक है। ये नहीं कि वही पुराने तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं और बिना समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है। हमने देखो सिलेबस को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है, जो सिलेबस ने दे दिया वो तो अलग चीज़ है, उसको वो सिलेबस आयोग क्यों दे रहा है हमें, ताकि कल के दिन कोई भी बवाल खड़ा होता है तो हम कह देंगे भैया हमने तो सिलेबस दिया था, ठीक है। अब उसी सिलेबस को घुमा फिरा के उसी में से हमें हमारे सामने चीज़ें परोसी जा रही हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो शब्दावली नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या है, उत्तराखंड का कल्चर है वो दिख रहा है ना। अब कल्चर में बोली आ जाता है, शब्दावली सब चीज़ आ जाता है कल्चर वाले में। अब वो स्पेसिफिकली वो नहीं डाल रहा कि हम शब्दावली पूछेंगे, ठीक है, लोकगीत पूछेंगे, ये चीज़ें नहीं डाल रहा वो सिर्फ सिर्फ डाल दे रहा है संस्कृति या कल्चर करके, ऐसे कुछ दे रहा है उसमें। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो खुद हमने एब्जॉर्ब करनी है और हमने पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि हर बार एक ही पेपर पूछेगा तो बच्चा क्रैक कर लेगा ना उस चीज़ को, और कंपटीशन तो वैसे पोस्टें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, पढ़ इतना रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन सही रणनीति के साथ पढ़ना अलग चीज़ है, और नॉर्मल चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ना अलग है, ठीक है। ये बैच इसीलिए है कि
आप एक डायरेक्शन में पढ़ो, ठीक है। इसीलिए जो होमवर्क देता हूँ वो कर लो, ठीक है। ये मत समझना कि होमवर्क नहीं पढ़ेंगे हो गया, सर को क्या ही पता चल रहा है। करोगे बढ़िया रहेगा, आप ही के लिए बढ़िया है। अब तो खैर दिन भी कितने हो गए, 8 तारीख, आज आई थिंक 7 तारीख है शायद आज। हाँ, 7 या 8 तारीख होगी, ठीक है। तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं अब, ठीक है। आपने क्या करना है, होमवर्क तो मतलब मस्ट है, होमवर्क आपने पूरा दिन का पूरा करना है। लास्ट तो क्या है कि मैं जो मेन मेन टॉपिक हैं, जिस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, एक रिवाइज के तौर पे पढ़ लो आप टॉपिक, ठीक है। ये नहीं कि आप फ्रेशर हो और एक क्लास चलो मिल रही है पढ़ो। फ्रेशर के लिए भी है ये क्लास, लेकिन फ्रेशर ज़्यादा वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ आपको। कुछ चीज़ें क्या होंगी, लिंक नहीं कर रहा होगा, लेकिन फ्रेशर बच्चा नहीं पकड़ पाएगा इसको। जिसने पढ़ा है वो पकड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। आपने क्लास भी पढ़नी है, साथ में होमवर्क तो करना ही करना है। होमवर्क तो बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं सोर्स नहीं मिल रहा तो मुझसे पूछ लो, मुझे डायरेक्ट कॉल करके मैसेज करके, या आप क्या कहते हैं, उसी में आपके कोर्स में आप मैसेज कर सकते हो कि सर सोर्स भी बता दीजिए कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, किताबों के बारे में पूछ लीजिए, तो वो चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन में क्या है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा शरीर से बाहर की ओर आए या मुख से बाहर की ओर हवा है, ठीक है। बाहर की तरफ अगर हवा जा रही है, श श ह श ह, ठीक है। तो अगर हवा बाहर जा रही है तो इसका मतलब वो क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन इसमें आएगा श श स, ठीक है। ये होता है दंत श, ये होता है मूर्ध स, ये होता है तालु श, ठीक है। लिख देता हूँ, कईयों कईयों को कन्फ्यूजन होता है। तालु, मूर्ध, मूर्धा, दंत, ठीक है। ये तीनों श अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो, श श श तीनों तीन प्रकार के श हो गए और साथ में ह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, कौन कौन से, श श श ह। चार सेम ही लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों प्रकार के श और ह, या तालव्य स्व, श, मूर्ध स्व और दंत स्व, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अगला संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, अरे यार क्या हो गया होगा मुझे, व्यंजन, हाँ, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, व्यंजन, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, इनको बोलेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से मिलके बनता है, ठीक है। तो श कैसे बनेगा, श, क और श से, आधा क और श से, ठीक है। क श प्लस अ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और त्र कैसे बनेगा, त्र बनेगा त और र से, त, र और अ। पूछता है ना पेपर में, ठीक है, कि इनका जो वो है कैसे बनते हैं, ठीक है। और ज्ञ, ज और ङ, ज, ङ, और नहीं है ङ, ङ, ये वाला ङ, ज, ङ और अ इससे मिलके बनता है, ठीक है। और श्र बनता है श और र से, इधर ही कहीं ऐड कर देता हूँ। श्र बनेगा श और अ, अ इससे बनेगा, ठीक है। क श अ, त र अ, ज ङ
अश और र। ठीक है। और क्या है, क्योंकि और इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बताया था ना, व्यंजन बिना स्वरों के हेल्प के बिना नहीं बोले जा सकते। ठीक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में एक तो आएगा ड, डमरू, इसमें लग जाएगा बिंदु। और दूसरा आएगा ढ, ढ से ढक्कन, इसमें बिंदु लग जाएगा। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है दो। ठीक है, कौन से होते हैं, ड ढ। ठीक है, द्विगुण व्यंजन सबको पता होगा। ठीक है। अब जो ड और ढ है, इसको द्विगुण के साथ साथ उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, आगत भी बोलते हैं, निर्मित भी बोलते हैं। ठीक है, इनके दो नाम और मिल जाते हैं। एक तो उक्षिप्त, उक्षिप्त व्यंजन, दूसरा आगत व्यंजन, तीसरा निर्मित। ये ध्यान रखना। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन, इसी को बोलेंगे ड और ढ। ठीक है, क्योंकि बाहर से आया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है। अगला, अगले अब जो मैंने क्योंकि बता दिया थे 30 बता दिए प्लस, यानी कि टोटल 39 बता दिए मैंने। ठीक है, 39 बता दिए टोटल। अब इसमें एक एक प्रश्न और आएगा कि वैदिक व्यंजन कितने होते हैं। वैदिक व्यंजन, तो इसकी संख्या एक। ठीक है, जिसको हमने वर्णमाला में लिया था। क होता है ऐसा वाला क, ये संस्कृत में देखने को मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं वैदिक व्यंजन। ठीक है, इसमें इसको वर्णमाला में स्थान नहीं है, क्योंकि हमने लिया, अडॉप्ट नहीं किया ना, वर्णमाला में स्थान नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ अ आ इ ई, उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। ठीक है। अगला, अब जो मैंने य र ल व बताया था ना, तो उसमें य और व, इसे अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर भी बोलते हैं य और व को। ठीक है, अर्ध स्वर। अगर प्रश्न आएगा कि अर्ध स्वर निम्नलिखित में से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो आप इसको पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे लिखेंगे। अब हेडिंग डालना। चलो एक चीज और उसको कंप्लीट करते हैं। ड और ढ। ठीक है, मैंने बोला था ना आगत है, आगत बोला, निर्मित बोला, उक्षिप्त बोला। ठीक है, तो आगत क्यों है, मैंने बोला था ना बाहर से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, जिनको हमने एडॉप्ट करा। ठीक है, तो बाहर से आए हुए शब्द तो कहाँ से आएंगे, तुर्की भाषा से, तुर्की भाषा से, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि हिंदी भाषा में अगर प्रश्न आएगा कि हिंदी भाषा में फारसी भाषा के वर्ण कौन कौन से हैं, हिंदी भाषा में फारसी से लिए गए शब्द, कौन शब्द नहीं, वर्ण, सॉरी, लिए गए वर्ण, क, ख, ग, क ख ग, ज, फ। ठीक है, तो ये है हिंदी से लिए गए, मतलब फारसी से लिए गए। ठीक है, तो अगला है वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, अब हेडिंग लिख लीजिएगा।
वायु संवेग के आधार पर व्यंजन। वर्ण भी पढ़े थे हमने, ठीक है। यानी कि शब्द भी, स्वर भी पढ़े थे, व्यंजन भी पढ़े, ठीक है। तो पहला आएगा अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। इससे भी प्रश्न बनता है पेपर में, अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, ठीक है। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। अल्प प्राण वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, ठीक है। या सॉरी, छोड़ी जाए कह रहा हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाती है, यानी कि हल्का सा मतलब सांस लिया जाता है, जैसे क, ग, च, ज, ख, क, ख। क में थोड़ा कम समय लगा, ख में थोड़ा ज़्यादा लगा, ठीक है। जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे, कुल मिला के समझो कि जिनको उच्चारण करने में कम समय लगे अल्प प्राण, जिनको उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे या वायु तेजी से ली जाए, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, महाप्राण, ठीक है। अब अल्प प्राण में क्या आएगा, ठीक है, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन ये है कि अल्प प्राण कौन से आते हैं, ठीक है। जैसे हमने क ख ग घ ण लिखा ना, ठीक, क ख ग घ ण में पहला, तीसरा और पांचवा ये होगा अल्प प्राण, ठीक है। आप वर्णमाला लिखेंगे क ख ग घ ण च छ ज झ ण, तो उसमें क्योंकि पांच होते हैं एक लाइन में, ठीक है, तो पांच में से एक, तीन, पांच अल्प प्राण, बचा कौन सा, दो और चार, वो होगा महाप्राण, ठीक है। एक, तीन, पांच अल्प प्राण, दो और पांच, दो और चार महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब इसमें एडिशनल क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो, एक, दो, तीन, सॉरी, एक, तीन, पांच अल्प प्राण हो गया, दो और चार महाप्राण हो गया, ठीक है। अब इसमें एडिशनल क्या होगा अल्प प्राण में, देखो, एक तो एक, तीन, पांच हो गया, एडिशनल क्या होगा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होंगे, ठीक है। एक, तीन, पांच तो होगा ही, और अंतः व्यंजन ये भी क्या होगा, अल्प प्राण होगा। इनमें क्या आया, य, र, ल हुआ, य, र, ल और वो, ठीक है। अभी थोड़ा जगह कम हो रही है तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। एक, तीन, पांच तो है ही अल्प प्राण, साथ में अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, ठीक हो गया। अब महाप्राण क्या होगा, एक और सॉरी, दो और चार तो होगा ही होगा, साथ में ऊष्ण व्यंजन भी क्या होंगे, महाप्राण होंगे, साथ में ऊष्ण व्यंजन प्लस उष्ण व्यंजन। अब उष्ण व्यंजन कौन से लिखाए थे मैंने आपको, श, श, यानी कि तीनों प्रकार के श और ह, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं श, श, स और ह, ये होंगे महाप्राण। समझ आ गया, अल्प प्राण एक, तीन, पांच प्लस अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण दो और चार प्लस उष्ण व्यंजन, आ गया होगा समझ, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा साथ में कि प्रत्येक वर्ण न तो अल्प प्राण है न ही महाप्राण है, प्रत्येक स्वर वर्ण, सॉरी, प्रत्येक स्वर वर्ण ये न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है। स्वर वर्ण अल्प प्राण में भी नहीं आएगा, महाप्राण में भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बस बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि एक, तीन, पांच में आएगा क्या क्या, ठीक है। तो अगर अल्प प्राण में कहोगे तो क, ग, ण अल्प प्राण, च, ज, न अल्प प्राण, ट, ड, ङ अल्प प्राण, त, द, न अल्प प्राण, प, ब, म अल्प प्राण। महाप्राण में जो बच गए ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ठीक है, ठ, ढ, ठ, ढ,
थ और ध, फ और म, ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे तारत्व के आधार पर। के आधार पर, तारत्व के आधार पर। ठीक है। अब तारत्व के आधार पर भी दो होते हैं, घोष और अघोष। घोष और अघोष। अघोष, अघोष को सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, सघोष भी मिलेगा आपको देखने को, तो कंफ्यूजन मत करना, घोष और सघोष या अघोष। ठीक है। अब घोष क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन, ठीक है, तारत्व का मतलब क्या होगा? कंपन। ठीक है, कंपन। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे, पर एक रिवीजन है तो इसलिए रिवीजन मोड में ही मैं इसको आगे ला रहा हूँ। ठीक है। अब घोष वर्ण, जो मैंने सघोष बोला, सघोष या घोष, ये क्या होगा कि 3, 4, 5 यानी कि तारत्व या कंपन में पैदा हो, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा होता है, तारत्व या कंपन। ठीक है, इनको बोलने में थोड़ा सा आपको कंपन टाइप का होगा, जैसे ग, घ, ङ, क, ख। क और ख में कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा ना? एक अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, क ख, हालांकि गले से बोल, क ख, ग ग ग, ग बोलने में थोड़ा सा एक कंपन टाइप का फील हो रहा है। ठीक है। घ, घ, ङ, ङ, ख, ख, ख में नहीं हो रहा, ग ग ग। ठीक है। ज झ ङ, ज ज ज, छ झ झ, इसमें कंपन पैदा हो रही है। ठीक है। च छ में नहीं होगा, च छ, च छ सिंपल है, च छ। ज बोलेंगे ज, जरा जरा, ज ज, तो ज में कंपन पैदा हो रही है। ठीक है। तो ऐसे जिनको उच्चारित करने में कंपन पैदा होती है। और ये कौन से होते हैं कंपन वाले? लास्ट के 3 आप ट्रिक से याद कर सकते हो। लास्ट के 3 यानी कि 3, 4 और 5, ये लास्ट के 3 हो गए, क्योंकि 5 होते हैं ना, बताया था, 1, 2, 3, 4, 5। तो लास्ट के 3 क्या होंगे? घोष या सघोष होंगे। और जो 2 बच गए वो क्या होंगे? अघोष होंगे। जाहिर सी बात है, क ख जिनमें कंपन पैदा ना हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम अघोष। ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या है, एडिट क्या है इसमें, देखो मैं अभी अघोष वाले को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह कम हो जा रही है वरना। ठीक है। अब इसमें एडिशनल क्या हो जाएगा आपका, देखो, एक तो 3, 4, 5 क्या होंगे? सघोष या घोष होंगे। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया, प्लस ह। ठीक है, ह अंतस्थ में नहीं आया था ना, तो ह अंतस्थ व्यंजन और ह क्या होंगे? घोष या सघोष में वो होंगे। ठीक है। और ह किसमें बताया था मैंने? ठीक है, मैंने बताया था ह उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो ह क्या है? उष्ण व्यंजन है। तो अंतस्थ और ह और 3, 4, 5, तो ये क्या है आपका? अघोष या घोष या सघोष वर्ण है, जिनमें ये चीजें आती है। ठीक है। अब एक एडिशनल चीज क्या हो जाएगा कि देखो, मैंने अल्प प्राण महाप्राण में तो स्वर को नहीं लिया था, लेकिन इसमें स्वर वर्ण भी घोष वर्ण में आएंगे। ठीक है, देखो लिख लो। देखो पहला पॉइंट 3, 4, 5, दूसरा पॉइंट दस्त व्यंजन और ह, तीसरा पॉइंट बनेगा प्रत्येक स्वर। स्वर जितने भी हैं, प्रत्येक स्वर क्या होगा? प्रत्येक स्वर भी घोष वर्ण होगा। घोष वर्ण, क्योंकि इनमें कंपन पैदा नहीं होता ना स्वर को उच्चारित करने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? घोष वर्ण क्या क्या आएंगे? याद करने की ट्रिक लिख देता हूँ शॉर्ट। घोष 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ प्लस ह प्लस स्वर वर्ण, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं किसमें? अघोष में। ठीक है, अघोष में बात करेंगे, क्योंकि अघोष में आपका एक और दो तो हो गया है। ठीक है, लिख लेता हूं अघोष
अघोष में एक और दो तो होगा ही होगा, प्लस क्या आएगा इसमें एक और दो के साथ, उष्ण व्यंजन। ठीक है, उष्ण व्यंजन। अब जब मैं उष्ण व्यंजन कह रहा हूं तो उष्ण में तो ह यहां चले गया ना, तो ब्रैकेट में लिख देना ह छोड़कर, समझ लेना। ठीक है, ह नहीं होगा क्योंकि ह तो ऊपर चले गया ना, ह छोड़कर और जितने भी तीन उष्ण व्यंजन बचते हैं वो आएगा। ठीक है, और बस हो गया, स्वर होंगे नहीं इसमें। ठीक है, अब उष्ण व्यंजन के वो लिख देता हूँ, तीनों वाले, तीनों प्रकार के श, दूसरा श और तीसरा श। ह नहीं होगा, तो एक दो और श और श। तीनों श मिलके क्या होंगे, घोष वर्ण, ये सॉरी अघोष वर्ण के देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया अघोष का। ठीक, तो ये हो गया आपका घोष और अघोष। अब आगे उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, फिर भी लिख लो एक बार, उच्चारण के स्थान पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इसमें उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, लिख लेना, लिखना जरूरी है। कंठ, कंठ में आएगा क ख ग घ ङ, ये तो रहेगा ही रहेगा, क ख ग घ ण। ठीक है, ये रहेगा, साथ में अ आ जाएगा और ह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें थोड़े अलग हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये भी किसमें आएगा, कंठ में आएगा। ठीक है, उसी के बाद तालु, इनको तालव्य भी बोलते हैं। ठीक है, तालु। ठीक है, यानी कि जीभ का तालु को छूना, बताया था ना मैंने, तालु। तो इसमें आएगा आपका च, छ, ज, झ, ङ। ये तो आएगा आएगा, साथ में ई आएगा, य आएगा, श आएगा और य आएगा। ये तालु वाले हो गए। ठीक है, अब जो अलग हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अलग पेन से लिख देता हूँ, ई, य, श और य। ठीक है, अ और ह। अब तालु के बाद आएगा आपका मूर्धा। अब यानी कि तालु उल्टा होकर तालु को छोड़ना। ठीक है, मूर्धा। अब मूर्धा में क्या क्या आएगा, ट ठ ड ढ, ये तो आएगा ट ठ ड ढ और ङ, ये तो आएगा आएगा, तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। साथ में इसमें आ जाएगा री, र। ठीक है, री आ जाएगा, र आएगा और स आएगा। ये किस में आएगा, मूर्धा में। ठीक है, देखो ये सौ यहाँ आ गया तालु में, ये मूर्धा में आ गया। ठीक है, ऐसे 100 की पहचान भी हो जाएगी तुम्हारी। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ठीक है, अब आएगा दंत। अब दंत में मैंने बताया था त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, ये तो आ गया। अब एडिशनल क्या है इसमें, एक तो लरी, 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 ल, स। ठीक है, ये आ गया किसमें, आपका दंत में। वैसे आएगा ओष्ठ, ओष्ठ में आएगा आपका प, फ, ब, भ, म, और एडिशनल क्या हो जाएगा आपका, ऊ। ठीक है, वीडियो बैक करके आप पुराने वाले को भी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, नोट्स बनाना बढ़िया है यार, नोट्स बनाओगे आपके आपके काम का है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, उच्चारण के स्थान पर। अब उच्चारण के स्थान पे दो चीजें मिलके भी होती है, जैसे दंतोष्ट हो गया, कंठोष्ट हो गया, कंठ तालु, दंत मूर्धा, इस टाइप के, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इनको कर लेते हैं येलो से। ठीक है, अब आएगा आपका दंतोष्ट। दंतोष्ट, दंतोष्ट का मतलब है दंत और ओष्ठ मिला के, तो दंतोष्ट वर्ण हो गया वो। ठीक है, वैसे ही आएगा कंठोष्ठ।
कंठोष्ठ। ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कंठोष्ठ में आएगा ओ और औ, ये आएगा कंठोष्ठ में, ठीक है। अब मैं इस पेज को डिलीट कर रहा हूं, अगले पेज में आते हैं, ठीक है। अब आएगा आपका कंठ तालु। कंठ तालु, कंठालू तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए कंठ तालु कर रहा हूं, ठीक है। तो कंठ तालु में आ जाएगा आपका ए आई छ, ए आई और छ। फिर आएगा आपका दंत मूर्धा। इसमें आएगा त्र, ठीक है। अब आएगा तालु मूर्धा। तालु मूर्धा, तालु मूर्धा में आएगा आपका स्र, श्रव्य स्र, ठीक है। श्री श्र, श्रीमान, ठीक है, वाला स्र है, ठीक है। अब आएगा नासिक, जिसका अर्थ है नाक से होता है, नासिका या नासिक, नासिक न, ठीक है। न, नाक से हो रहा है ना उच्चारण, ठीक है। ये और जैसा लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ यार, वर्ण वाला पूछ जाएगी वरना। न, ठीक है। न, खंड वाला उत्तराखंड, न न म, नासिक के में आता है, ठीक है। नासिक के, नासिका, जो भी बोलते हैं, लिख भी देता हूँ, नासिक के भी लिख देता हूँ, ठीक है। नासिक के, तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य लिख दो, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। आधा था होगा महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें हौ, जो हौ को बोलते हैं हम काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, ठीक है। वैसे ही हौ को काकल्य वर्ण बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। वैसे ही वतस्य वर्ण, वतस्य वर्ण, अगर प्रश्न आएगा वतस्य वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं वतस्य वर्ण। कौन कौन से होते हैं? ज ल र श, ज ल र स, ये वतस्य वर्ण हो गया, ठीक है। अगला, अगले स्लाइड में आ रहा हूं, स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण। और स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं 3, ये कौन कौन से होंगे? सॉरी, स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 होंगे, ठीक है, 4, ठीक है। स्पर्शी संघर्षी वर्ण 4 होंगे, च छ ज छ, च छ ज और झ, ठीक है। स्पर्श संघर्षी होगा। अब संघर्षी आएगा आपका, संघर्षी वर्ण मैं थोड़ा सा तेजी में ला रहा हूं आपको, अरे समय की अवहेलना, ठीक है, इसलिए 3 संघर्षी वर्ण में 3 आएंगे आपको, ठीक है। इसमें आएगा स, श और स, ठीक है। ये याद रखना, संघर्षी वर्ण में स स स, यही चीजें पूछते हैं। वो तो अब बहुत पुराना हो गया, जो मैंने बताया था कि वर्णमाला में कितने वर्ण कौन से स्थान पे ये है, क्या है। मेन जो मैं लास्ट में जो चीजें बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद करनी है, समझनी है चीजों को, ठीक हो गया। विवृत वर्ण, विवृत वर्ण, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल में संघर्षी, विवृत, अर्धविवृत क्या होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका होमवर्क भी दिया था, मैंने होमवर्क वाले में दिया था कि वर्ण वाला पढ़ना है आपने, ठीक है। अगर कुछ छूट गया हो बाई चांस इस रिवीजन क्लास में, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। विपरीत वर्ण एक होता है, ठीक है, इसमें आएगा आ, ठीक है। विपरीत में यानी कि जिसमें मुंह खुलता है, ठीक है, मुंह यानी कि मुंह पूरा विपरीत, यानी कि वृत्त की वो बनता है, ठीक है। विपरीत, जिसमें मुंह खुलेगा, ठीक है, मुंह खुलता है, लिख देना, शॉर्ट में लिख दो, जिसमें मुंह खुलता है, जिसमें मुंह खुलता है, ठीक है। वैसे आएगा अर्ध विपरीत वर्ण, जिसमें आधा मुंह खुलता है, ठीक है। अर्ध विपरीत वर्ण होते हैं 3, 3 अर्ध विपरीत कौन से? ए औ आ,
ए, सॉरी औ, आई औ, ए बोला मैंने इसको, आई औ आ यानी कि ऑफिस वाला अर्धचंद्र लगा होता है आ। इसमें आधा मुंह खुलता है या थोड़ा सा मुंह खुलता है, ठीक है। विपरीत समझ गए तो अब क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत भी समझ गए होंगे, इसमें आधा मुंह खुलेगा। अगला समवृत वर्ण, समवृत वर्ण ये होते हैं आपके चार, ठीक है। ये होंगे छोटी ई उ और ऊ। ऐसे बोले छोटी ई बड़ी, बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। ई उ ऊ ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला अर्ध समृत वर्ण, अर्ध समृत वर्ण, अर्ध समृत वर्ण में आएगा ए और ओ, ये आएंगे आपके वर्णों में, ठीक हो गया। तो वर्णमाला मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जितना भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। इनको एक बार आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और मैंने होमवर्क दिया था उसको कर लीजिए, ठीक है। वर्णमाला में भी होमवर्क दिया था, ठीक है, उसको कर लें, ठीक है। रिवीजन फिर इन्हीं का मैं रिवीजन भी कराऊंगा। मैं ये मत सोचना कि सिलेबस का पूरा कवर करूंगा, पूरा नहीं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। इन्हीं को रिपीट में जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसी का होमवर्क भी मिलेगा अब, ठीक है। अब जीएस की क्लासें होनी शुरू हो गई हैं, अब हिस्ट्री की क्लासें आएंगी, इकोनॉमिक्स की आएंगी, पॉलिटी की आएंगी, पॉलिटी की तो शायद चल ही रही है, ठीक है। ज्योग्राफी की आएंगी, करंट अफेयर आएगा अब धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेंगी। तो धीरे धीरे क्या है, अब बढ़ाते रह रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एक एक क्लासें दी, डोज आपका कम था, धीरे धीरे हम क्लासें की संख्या बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें आगे करेंगे, ठीक है। एकदम से एक साथ चीज़ें एकदम बम की तरह फोड़ना वो बच्चों के लिए थोड़ा वो हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, इकट्ठा इतना लोड डालना, ठीक है। लेकिन हाँ, होमवर्क के लिए तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहूँगा। होमवर्क तो आपने जो दिया है वो पढ़ना है भाई। दिन में 4-5 घंटे मिल रहे हैं तुम्हें, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। जॉब का मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा मौका है ना ये। अगर तुम अभी पढ़ोगे तो आने वाले जितने भी दिन बचे हैं, चलो 40 ही दिन मानो, 40 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद तुम्हें वो खुशी होनी चाहिए ना, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि भैया मैंने पढ़ रखा था और आज मेरे को उसका पूरा फल मिल गया, उसका जो मेहनत की थी उसका फल मिल गया। तो तुम्हारा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड हो जाएगा ना, जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आओगे। अपने मन में तो संतुष्टि रखोगे, बस अर्थ ये है कि पेपर वगैरह लीक ना हो, बस हो गया। बाकी अगर फेयर तरीके से काम होता है तो आपको मतलब खुशी, आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ भैया मैंने पढ़ा था, जो टॉपिक दिए थे उनसे प्रश्न आए थे, वो टॉपिक फंसे थे और वो मैं पढ़ के गया था, और तुम्हें अलग ही खुशी आएगी, पेपर देखते ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ये चीज़ें तुम पे है ना डिपेंड, होमवर्क करना है तुमने, प्रश्नों को तुमने जो मॉक दिए जा रहे हैं उसको करना है। अभी मैं थोड़ा मॉक दे रहा हूँ आपको बेसिक वाले, इन्हीं का जब रिवाइज करवाऊंगा फिर दूंगा एग्जाम वाले मॉक, ठीक है। उस पर भी काम चल रहा है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलने हैं तुम्हें, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे साथ में, 20 प्रैक्टिस सेट जो नए एग्जाम पैटर्न पर हैं, ये आपको इसी कोर्स में मिलेंगे साथ में। खैर अलग से भी लॉन्च होगा ये प्रैक्टिस सेट अलग से भी दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग स्पेशल बच्चे हो। तुम लोग क्या हो, तुम्हें मैंने एक उसमें रखा है, अपने क्या कहते हैं स्पेशल में रखा है कि भैया इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे निकलने चाहिए मेरे यहाँ से। तो मुझे भी तो तभी वो मिलेगा ना, मुझे भी तो चाहिए आउटपुट, कुछ रिजल्ट मुझे भी तो चाहिए। तो तुम ही लोग हो जो मेरा रिजल्ट बनाओगे। तो होमवर्क करना है, अभी होमवर्क अपलोड हो जाएगा आपका, आज का होमवर्क करके मॉक देने हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।